हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और पेज नंबर 80 में हम लोग, और अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिज और उसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो सेल डिवीजन में क्या काम करता वगैरह वगैरह। चलिए, सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द सीट ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट आर टू बी डिवाइडेड। यानी न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस का बहुत ज़रूरत है। न्यूक्लियस के बिना डिवीजन पॉसिबल, न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल काम नहीं कर पाता अपना। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया जाता है। इज़ अ सीट ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट हैव टू बी डिवाइडेड। A unique feature of the nucleus is that it disassembles and reform each time most cells divide. जब भी सेल डिवाइड होता है तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, नहीं अलग अलग हो जाता है, और फिर वापस जुड़ जाता है एंड रीफॉर्म होता है। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है द क्रोमोसोम्स कंडेंस, क्रोमोसोम हो जाता है कंडेंस, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो पूरा सराउंडिंग है वो, उसका जो सराउंडिंग है एनवेलप जो है वो अलग हो जाता है, नहीं साइटोप्लाज्म जो है वो भी ब्रेक होता है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। यानी क्या होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो हर चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, और जब सेल डिवीजन ख़त्म हो रहा होता है जब, तब सब चीज़ वापस जुड़ने लगता है, क्योंकि एक सेल से हम लोग दो से चार सेल्स बना रहे हैं। तो जब सेल्स बना रहे हैं तो एक सेल टूट करके कई सारा सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो हो जाता है। द इंटरफेस क्रोमैटिन कंडेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 1000 फोल्ड फर्दर, यानी कई गुना तक ये कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम सीन इन द डिवाइडिंग सेल। तब जाके ये कॉम्पैक्ट मतलब एकदम छोटा, एकदम स्मॉल कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स दिखाई देता है। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबुल्स। इसका क्या रोल है? सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ लोकेटेड? इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, यूजुअली क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एकदम पास होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होता है, ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल पर 90 डिग्री। इट इज़ डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज के दौरान ये डुप्लीकेट यानी डबल हो जाता है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन 2 सेंट्रोसोम, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होता है उस समय क्या होता है, दोनों सेंट्रोसोम जो 2 ठो रहता है वो अलग अलग हो जाता है और 2 अलग अपोजिट साइड चला जाता है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड चला जाता है। मूव अपार्ट अंटिल दे आर अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड जाने के बाद जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो जितना भी क्रोमोसोम रहता है वो सारा भी अलग हो करके और अलग अलग पोल्स पे, यानी अपोजिट पोल पे जाने लगता है। ये जो पोल है वो ही है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम फॉर्म्स अ पोल जहाँ पर बाकी सारा क्रोमोसोम जो अलग होता है वो इकट्ठा हो जाता है दोनों तरफ। दो तरफ क्यों जाता है? बिकॉज एक सेल से 2 सेल बनेगा। एज सेल डिवीजन प्रोसीड्स माइक्रोट्यूबुल्स ग्रो आउट फ्रॉम ईच सेंट्रोसोम with their ends growing towards the metaphase plate. The microtubule spokes radiate from the central site occupied by the centrosome. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ खाली यही बता रहा है कि माइक्रोट्यूबुल्स का काम क्या है। वहाँ से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होता है, रेडिएट होता है फ्रॉम अ सेंट्रल साइट, विच इज़ द नेक्स्ट पेज, विच इज़ द प्राइमरी माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन मेनी इंटरफेस सेल्स। ज़्यादातर इंटरफेस सेल्स में होता है। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ेंगे दीज क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ये देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ आपको फाइबर्स दिखाई दे रहा है, ये जितना थ्रेड्स की तरह, ये सारा माइक्रोट्यूबुल्स है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ ये दोनों जगह पर ये कंट्रोल हो रहा है। और ये जितना माइक्रोट्यूबुल थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको जो ऐसे से जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पिंडल फाइबर्स। ओके, माइक्रोट्यूबुल्स आर क्रिटिकल थ्रू आउट द सेल साइकिल। दे ऑर्गेनाइज क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स एंड स्प्लिट देम इनटू 2। क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम का जो कंपोनेंट्स होता है उसको वो स्प्लिट करता है, अलग करता है इंटू 2। स्पिंडल फाइबर्स हैव 3 डेस्टिनेशन, सम आर अटैच्ड टू 1 काइनेटोकोर ऑफ अ क्रोमैटिन, नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट,
Some bind to the arms of the chromosome, still others continue growing from the two centrosomes until they extend between each other. ये भी नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है सबका, क्योंकि ये सेल डिवीज़न में आप लोग पढ़ोगे ही. सेल डिवीज़न में इतना ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से दिया हुआ रहेगा. ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन तो कर रहा है लेकिन ये ठीक से नहीं किया हुआ है. यहाँ लैंग्वेज जो है वो थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स. फिर से माइक्रोट्यूब्यूल्स आर थिक स्ट्रॉन्ग स्पाइरल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब यूनिट्स. दोज सब यूनिट्स आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूल. नेक्स्ट राइबोसोम. राइबोसोम क्या है? राइबोसोम्स आर द वर्क बेंच ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन होता है, देयरफॉर राइबोसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन प्रोड्यूस करना. अच्छा, a cell will not copy its DNA in preparation for cell division unless it knows. उसको जब तक पता नहीं चलता कि उसके पास एनफ राइबोसोम्स है कि वो नया प्रोटीन बना सके, तब तक वो आगे नहीं जाता. तो will not copy its DNA. This copying process happens during interphase. Because copying DNA requires so many proteins and so much energy, a cell will not start the copying process until it has produced enough ribosomes. तो जब तक उसके पास enough प्रोटीन नहीं हो जाता तब तक वो ये प्रोसेस सेल डिवीजन का चालू नहीं करता. तो इसलिए राइबोसोम इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना प्रोटीन मिलेगा नहीं और प्रोटीन के बिना ये सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा. Thus the number of ribosomes in a cell is a form of regulating cellular hemostasis. Next, mitochondria क्या है? Mitochondria cells require an ample amount of ATP. क्या बोला फिर से समझना? किसी भी सेल में ATP का ज़रूरत होता है, ample amount of ATP, adenosine triphosphate, in order to synthesize bioactive compounds such as lipids, protein. ये सब बनाने के लिए, सेल डिवीजन के लिए ये सब चाहिए. ये सब बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ATP. ATP क्या है? ATP इज़ एनर्जी. तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. तो माइटोकॉन्ड्रियल ATP प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर सेल डिवीजन इन एडिशन टू अदर बेसिक फंक्शंस. कोई भी सेल का अपना जो फंक्शन होता है वो पूरा करने के लिए, काम करने के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया का ज़रूरत है, बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और सेल डिवीज़न के दौरान इसका और ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत चाहिए होता है. इन द सेल इंक्लूडिंग द रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल्यूम, सॉल्यूट कंसनट्रेशन एंड सेलुलर आर्किटेक्चर. यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए सॉल्यूट कंसनट्रेशन, उसके अंदर जो लिक्विड है उसका कंसनट्रेशन कितना होगा, सेल का वॉल्यूम कितना होगा, ये सारा चीज़ डिटरमाइन करने के लिए भी ज़रूरत है. तो ये फ्यूल प्रोवाइड करता है एक तरह से. माइटोकॉन्ड्रिया आर द फ्यूल ऑफ द सेल एंड एक्ट एज अ टाइप ऑफ ड्राइवर इन सेल डिवीजन. द माइटोकॉन्ड्रियल नेटवर्क फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस टू अलाउ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज बिटवीन डॉटर सेल्स, ताकि जितना भी ऑर्गेनेलिज है उसको सही तरीके से दिया जा सके. क्योंकि एक सेल बंट के दो सेल में जाता है, तो एक सेल का जितना भी चीज़ है वो डुप्लीकेट होकर के या डिवाइड होकर के सही तरीके से दोनों सेल को जाए. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ज़रूरत है, यानी एनर्जी का, ATP. अगर एनर्जी सही नहीं होगा सेल के अंदर तो वो सही तरीके से डिवीजन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, सेल डिवीजन. नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या होगा? द फंडामेंटल एंड एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन रेप्लिका. रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट. रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट. तो वो अपना डुप्लीकेट प्रोड्यूस करेगा, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चरल, जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी. क्या बोले? सेम स्ट्रक्चर, जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ब्रिंग्स अपॉन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल खुद ही के जैसा सेम टू सेम एक और सेल बनाता है. ठीक है. अच्छा, सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है ये सेल डिवीजन, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? पहला, सेल डिवीजन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ.
लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन टू वेरियस लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन को चलाने के लिए सेल डिवीज़न चाहिए। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो नया सेल्स प्रोड्यूस नहीं होगा, एक सेल से नया सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, और फिर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो नया ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जन्म नहीं लेगा। ठीक है, तो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट ताकि लाइफ का कंटिन्यूटी चलता रहे। दूसरा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, सेल डिवीजन इज़ द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई दो गैमेट मिल करके एक नया इंडिविजुअल आता है, ऐसा नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सेल अपने आप डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सिर्फ सेल डिवीजन का ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। विच प्रोड्यूसेस टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द मदर सेल, यानी जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं मदर सेल। और सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होता है उसमें मियोसिस का मतलब देना पड़ता है। मियोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, गैमेट्स यानी जर्म सेल्स, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है और गैमेट्स की वजह से हम लोग आगे नया जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस मतलब नया जनरेशन जो है वो होता है। हेल्प टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ, जिससे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है और नया जनरेशन आता है। जब दो गैमेट मिलता है तब जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो और फिर उससे एक बेबी। ओके, नेक्स्ट, तो सेल डिवीजन नहीं होगा तो नया बेबी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं होगा। इन मल्टी सेलुलर, नेक्स्ट पॉइंट, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर मतलब जिसका भी बॉडी में बहुत सारा सेल्स है, मल्टी सेलुलर, तो उसका बॉडी यानी उसका लाइफ जो होता है हमेशा एक सिंगल सेल से शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जिसमें दो सेल, दो गैमेट सेल यानी दो सेक्स सेल मिल करके एक बनता है, जिसमें एक मेल सेल होता है, एक फीमेल सेल होता है। The zygote transforms into an adult that is composed of millions of cells formed by successive division. और वो सेल डिवाइड होते होते कई सारा लाखों करोड़ों सेल्स बन जाता है, तब जाके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। Thus growth occurs by cell division. Cell division is the basis of repair and regeneration of old and worn out tissues. जितना भी पुराना टिश्यूज़ है, worn out टिश्यूज़ है जो ख़राब हो जाता है, उसको वापस बनाने के लिए भी सेल डिवीजन का ज़रूरत है। हम लोग को जब चोट लगता है तो वहाँ पे बहुत सारा सेल्स डैमेज हो जाता है, उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए, वापस बनाने के लिए सेल डिवीजन का ज़रूरत है। नया सेल्स को जोड़ने के लिए नया सेल डिवीजन का ज़रूरत है। कोई चोट लग जाता है उसके लिए सेल डिवीजन का ज़रूरत है। कोई नया बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसके लिए सेल डिवीजन का ज़रूरत है। ठीक है, बॉडी में जो सेल का प्रोडक्शन होता है उसके लिए सेल डिवीजन का ज़रूरत है। तो बहुत सारा यूजेज है, इसका सिग्निफिकेंस है। सेल डिवीजन के बिना लाइफ जो है वो रुक जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा, यहाँ पे शायद दूसरा चीज़ बता रहा है, द पर्पस इज टू 3 जनरेशन माइटोसिस। हाँ वही चीज़ है, वो तीन तरह का बता दिया, का माइटोसिस बता दिया डायरेक्ट जो होता है। अच्छा, तो सेल डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है 3 टाइप्स, क्या क्या है? एक है अमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, और एक है मियोसिस जिसमें ये भी रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर एक सेल, ठीक है, से कई सारा सेल्स बनता है। रिडक्शन डिवीजन इसलिए भी बोला है, हमको बताएंगे थोड़ा, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अच्छा, माइटोसिस कहाँ होता है? ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स या प्रोटोजोआ में, और माइटोसिस मियोसिस ज़्यादातर यूकैरियोट सेल्स में होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस ऑल्सो नोन एज बाइनरी फिशन is a type of direct cell division without having been through certain stage. In this process, इसमें कोई स्टेज फॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। इन दिस प्रोसेस सोमाटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स।
तो एक सेल रहता है, वो एक सेल टूट करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिंपल। तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, ईच ऑफ विच कैन ग्रो इनटू न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होता है विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो जेनेटिकली एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। द 2 डॉटर सेल्स हैव सिमिलर जेनेटिक कॉम्पोजिशन विद देयर पेरेंट्स, और ये दोनों सेल्स का पेरेंट यानी जिस सेल से वो प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ सेम कॉम्पोजिशन होता है, एग्जैक्टली सेम। क्यों एग्जैक्टली सेम? क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल से 2 अलग अलग सेल बन रहा है सपोज, तो इसी सेल के अंदर जो है वही इन दोनों में बटेगा, तो ये सिमिलर रहता है। लेकिन मियोसिस के दौरान अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पर जब 2 सेल्स मिलता है, अगर हम जाइगोट का बात करें तो जब 2 सेल्स मिल कर के एक नया सेल बनता है तब उसमें उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका बात हम लोग बाद में करेंगे कि अभी माइटोसिस समझ लीजिए पहले। तो माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है जो कि जेनेटिकली एक जैसा होता है, क्योंकि वो सेम मदर सेल से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट मियोसिस क्या करता है? मियोसिस फॉर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आप लोगों को बताए थे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब 23 और डिप्लॉइड का मतलब था 46, ठीक है। तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है दैट कम फ्रॉम डिप्लॉइड पेरेंट 2n, यानी 46 ब्रेक होकर के 23 और 4 ठो बनता है। तो एक बार 23 बनता है, फिर उसका डुप्लीकेशन होता है, तब जाके 2 सेल और बनता है 23, तो टोटल 4 सेल प्रोड्यूस होता है। तो 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है। इन दिस प्रोसेस ईच ऑफ डॉटर सेल्स हैज हाफ क्रोमोसोम, बोल दिया हाफ, टोटल जनरली 46 होता है, हाफ हो जाता है 23, जिसको हम लोग n बोलते हैं, और 46 को हम लोग 2n बोलते हैं। नेक्स्ट सेल साइकिल। जब कोई सेल डेवलप होता है फ्रॉम जाइगोट टू अ फुली डिफरेंशिएटेड बॉडी, एक जाइगोट से पूरा एक अलग बॉडी में, सेल्स इन द बॉडी ऑल्टरनेटली डिवाइड माइटोसिस एंड अपीयर टू बी रेस्टिंग इंटरफेस। तो इसका कुछ पूरा प्रोसेस है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला जो है वो है इंटरफेस। देखिए तो पूरा एक जाइगोट से लेकर एक पूरा बॉडी बनने तक का जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारा स्टेजेस आता है, उन स्टेजेस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस विच अपीयर्स टू बी अ रेस्टिंग स्टेज बिटवीन सेल डिवीजन। 2 सेल डिवीजन हो रहा है, उसके बीच का जो रेस्ट होता है, जब सेल अपने आप को तैयार करता है अगला डिवीजन के लिए, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इज एक्चुअली ए पीरियड ऑफ डाइवर्स एक्टिविटी। यहाँ बहुत सारा चीज़ होता है। दोज इंटरफेज एक्टिविटीज़ आर इनडिस्पेंसिबल इन मेकिंग द नेक्स्ट माइटोसिस। तो अगला माइटोसिस प्रोसेस होने के लिए ये इंटरफेज होना बहुत ज़रूरी है। इस समय सेल आराम करता है और अपने आप को तैयार करता है अगला डिवीजन के लिए। ओके इस पीरियड में सेल क्या करता है? सिंथेसाइज यानी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड ग्रोइंग इन साइज में बढ़ता है। स्टडिंग द मॉलिक्यूलर इवेंट्स इन सेल, साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट इंटरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। इंटरफेस को हम लोग 4 स्टेप में बांट सकते हैं। गैप 0 यानी G0, गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 G2। तो 4 स्टेप में इसको बांटा है। पहला स्टेप देखिए, gap 0. There are times when a cell will leave the cycle and quit dividing. This may be a temporary resting period or more permanent. An example of the latter is a cell that has reached an end stage of development and will no longer divide, that is neuron. खैर ये नहीं, तो ये क्या है? There are times when a cell will leave the cycle and quit dividing, यानी अब हम और डिवाइड नहीं होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। तो देयर आर टाइम्स, इस समय क्या होता है, सेल अपना जो सेल साइकिल है उसको छोड़ देता है और क्विट कर देता है कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। ये एक टेम्पररी या परमानेंट पीरियड भी हो सकता है। टेम्पररी मतलब अब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं,
लेकिन बाद में हम डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे टेम्पररी। परमानेंट कब बोलेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट रेस्टिंग पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट G1 यानी गैप 1। सेल्स क्या करता है, इसमें इंक्रीज इन साइज बढ़ जाता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एन इम्पॉर्टेंट सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ensures that everything is ready for DNA synthesis। यानी जो सेल साइकिल का जो मैकेनिज़्म है जो इस समय शुरू होता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो ये इंश्योर करता है कि सब कुछ तैयार है ताकि हम लोग डीएनए को सिंथेसाइज कर सकें। हम पहले भी पढ़े थे हम लोग पीछे कि डीएनए डुप्लीकेट होने के पहले सेल अपने आप का तैयार करता है, और जब तक उसके पास पूरा प्रोटीन और एनर्जी नहीं होता तब तक वो डिवाइड नहीं करता आगे। तो G1 चेक पॉइंट ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन और स्टार्ट चेक पॉइंट, वो चेक करता है कि हम तैयार हैं अगला फेज़ के लिए या नहीं है। अगर सेल को लगता है कि वो जितना रिक्वायरमेंट है वो अगर उसके पास है, तो फिर सेल सिंथेसिस फेज़ में एंटर करता है, इस फेज़ में, और डीएनए का डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट होना वो चालू हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर वो गैप 1 में ही रह करके अपने आप को तैयार करता है, एंड देन फिर एस फेज़ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एस फेज़, टू प्रोड्यूस टू सिमिलर डॉटर सेल्स, दो एक जैसा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए द कंप्लीट डीएनए इंस्ट्रक्शंस इन द सेल मस्ट बी डुप्लीकेटेड। द कंप्लीट डीएनए इंस्ट्रक्शंस इन द सेल, यानी जो डीएनए है इसको कम्प्लीटली यानी एक जैसा पूरा सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज, ये हो गया एस फेज। तो G0 क्या था, टेम्प्ररी फेज़ या परमानेंट फेज़ हो सकता है, उसके बाद वो डिवाइड करेगा ही नहीं। G1 फेज़ क्या है, जिसमें वो अपने आप को तैयार करता है और चेक करता है कि हम अगला फेज़ के लिए तैयार हैं, एस फेज़ के लिए या नहीं। अगर हैं तो वो एस फेज़ में चला जाता है, अगर नहीं है तो वो उसी फेज़ में रह करके अपने को तैयार करता है। नेक्स्ट एस फेज़ में हम लोग डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं। और लास्ट चौथा जो है गैप 2G2, ड्यूरिंग द गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस, यानी एक बार डीएनए डुप्लीकेट हो गया, डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद अब जब सेल डिवीज़न चालू होगा, तो सेल डिवीज़न चालू होने के पहले और डीएनए के डुप्लीकेट होने के बाद के बीच में जो टाइम है उसको बोलते हैं G2। तो ये टाइम क्यों रखता है वो, ताकि वो आगे का प्रोसेस अच्छे से कर सके, बीच में वो अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, रेस्ट करता है। द सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन एट द एंड ऑफ दिस गैप। तो इसमें क्या करता है वो, गैप 2 में अपने आप को तैयार कैसे करता है, ये प्रोटीन बनाता है। इसमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, आरएनए से। ठीक है। तो क्या किया, ये एस फेज में डीएनए बनाया, डीएनए डुप्लीकेट किया, और गैप 2 में ये प्रोटीन बना रहा है ताकि वो अगला फेज में क्या कर सके, माइटोसिस, सेल डिवीजन कर सके। नेक्स्ट पेज 84 कंट्रोल चेक पॉइंट G2 टू डिटरमाइन इफ द सेल कैन नाउ प्रोसीड। फिर से ये एक बार चेक करता है अपने आप को कि अब ये आगे जा सकता है कि नहीं, और जा सकता है तो फिर आगे जाता है, एंड माइटोसिस प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस को M फेज बोलते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े, इंटरफेज, उसके बाद माइटोसिस। देखिए क्या बोल रहा है। माइटोसिस के दौरान हम लोग को पता है सेल डिवाइड होता है और इंटरफेज में सेल अपने को तैयार करता है। तो माइटोसिस इज मच शॉर्टर, बहुत छोटा फेज होता है, दैन इंटरफेज, लास्टिंग परहैप्स ओनली 1 to 2 आवर्स। सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चलता है। माइटोसिस बहुत छोटा पीरियड है जो कि चलता है सिर्फ 1 से 2 घंटा। एज इन बोथ G1 एंड G2 देर इज़ अ चेक पॉइंट इन द मिडल ऑफ माइटोसिस। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चेक पॉइंट होता है चेक करने के लिए, दैट इंश्योर्स द सेल इज़ रेडी, ताकि सेल रेडी है या नहीं ये पता चल जाए। द M चेक पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द स्पिंडल चेक पॉइंट,
क्योंकि डिटरमाइन करता है वेदर ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर करेक्टली अटैच टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, इसमें कुछ खास पढ़ने का है नहीं, ये जस्ट आपको रीडिंग करना है, ठीक है, लर्न करने का इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए एक बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और प्रोपागेशन ऑफ डैमेज डीएनए। अगर डीएनए डैमेज हो जाता है या अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो क्या होता है, कैन कंट्रीब्यूट टू जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड ट्यूमोरीजेनेसिस, यानी ट्यूमर डेवलप कर जाता है। इफ़ सेल डिवीजन इज़ नॉट रेगुलेटेड, अगर सेल डिवीजन कंट्रोल में नहीं रहा तो ट्यूमर विल डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन विच में बिकम मैलिग्नेंट और कैंसरस, जो कि कैंसर का रूप ले सकता है, ठीक है। तो दो तरह का ट्यूमर होता है, ये आप लोग का पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, ट्यूमर DNA repair processes and cell cycle checkpoints have been intimately linked with cancer due to their function regulating genome stability and cell progression। यानी कि DNA का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है या सेल साइकिल का चेक पॉइंट है, वो एक तरह से क्या बोलें, इसको चेक करता है कि ये कैंसर सेल्स में नहीं डेवलप हो जाए, ठीक है, विथ कैंसर ड्यू टू देयर फंक्शंस रेगुलेटिंग जीनोम स्टेबिलिटी। लेकिन अगर अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता रहता है तो फिर ये क्या करता है, ये कैंसर का रूप ले सकता है, ट्यूमर बन जाता है एंड देन इट मे बिकम कैंसरस। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, पहले नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। 84 ये देखिए यहाँ पर माइटोसिस का पूरा स्टेप वाइज दिया हुआ है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। पिछला पेज में देख लेते एक बार क्या पढ़ना है यहाँ से क्या नहीं। देखिए, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्टिंग इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जिसमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। द सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस आर कॉल्ड माइटोसाइट्स। जो सेल जिसमें माइटोसिस होता है उसको बोलते हैं माइटोसाइट्स। इन प्लांट्स द माइटोसाइट्स आर मोस्टली मेरिस्टेमेटिक सेल, और एनिमल्स में माइटोसाइट्स आर स्टेम सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम एग्जाम्पल्स है, एंड एम्ब्रायोनिक सेल्स, यानी एम्ब्रायो का सेल होता है। स्टेम सेल भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है। स्टेम सेल्स मेनली जो बेबी जो बॉर्न होता है ना, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिससे वो मदर से कनेक्टेड होता है, उसके अंदर पाया जाता है स्टेम सेल्स, ठीक है। दिस डिवीजन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रैसबर्गर, ये नाम याद करना ऑब्जेक्टिव के लिए, इन प्लांट सेल्स एंड बाय फ्लेमिंग 1882 इन एनिमल सेल्स, ठीक है। द बेसिक outline of mitosis remains the same in all the living organisms। okay, तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें दो एक जैसा आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। अब देखिए पीछे में इसका प्रोसेस दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर दो प्रोसेस होता है माइटोसिस के अंदर। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस डिवीजन। और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है।
in mitotic nuclear division or karyokinesis followed by separation of cell cytoplasm in a cellular division cytokinesis to produce two daughter cells. तो माइटोसिस डिवीजन जनरली टेक्स अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स टू 3 आवर्स. माइटोसिस डिवीजन में ज़्यादातर कितना टाइम लगता है? 30 मिनट से लेकर 3 घंटा तक लग सकता है. ओके, नेक्स्ट पीछे पलटिए पेज नंबर 85. देखिए स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस. क्या क्या स्टेज में डिवाइड किया हुआ है देखिए. ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये देखिए बहुत सारा स्टेजेस इसके अंदर. सबसे पहला है प्रोफेज, फिर प्रो मेटाफेज. ये इसी का है, दोनों एक जैसा ही है. इसी के अंदर आता है ये प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. ये चार है. उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस. ये चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. और इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ओके, क्लियर हुआ इतना? तो ये कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है. ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. और ये पूरा कैरियोकाइनेसिस लिख दिया है यहाँ पर. और साइटोकाइनेसिस देखिए, अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे. देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. अलग अलग स्टेजेस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहला प्रोफेज. ध्यान से सुनिएगा, ये लर्न करना हम लोग को. ये एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा. अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. सबसे पहला प्रोफेज. इस दौरान क्या क्या होता है देखिएगा. सबसे पहले न्यूक्लियस बिकम्स स्फेरिकल एंड साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस. न्यूक्लियस जो है वो एकदम स्फेरिकल हो जाता है, स्फीयर शेप, एंड साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस. द क्रोमैटिन स्लोली कंडेंसेस. क्रोमैटिन मटेरियल मतलब बताया था आप लोगों को क्रोमोजोम. क्रोमोजोम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन. क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू वेल डिफाइंड क्रोमोजोम. ये कंडेंस हो जाता है और ये एक अलग एकदम उसका पूरा जो क्लैरिटी जो है वो दिखाई देता है. क्रोमोजोम पूरा अलग हो जाता है. जैसे क्या होता है नॉर्मली क्रोमोजोम जो रहता है वो थ्रेड में रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन. अब जब डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन क्या हो जाता है? कंडेंस.
कंडेंस होकर के क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोले समझ में आया। सेल डिवीजन के पहले ये रहता थ्रेड, एकदम पतला पतला जो दिखाई नहीं देता। सेल डिवीजन के दौरान ये कंडेंस हो जाता है और फॉर्म करता है क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन स्लोली कंडेंस, धीरे धीरे कंडेंस होता है और एक वेल डिफाइंड क्रोमोसोम एकदम क्लियरली दिखाई देता है। तीसरा, क्रोमैटिन थ्रेड्स कॉइल, कॉइल मतलब वही कंडेंस होता है तो कॉइल हो जाता है, एंड बिकम शॉर्टर टू फॉर्म क्रोमोसोम। चौथा, एक ही पॉइंट को दो दो बार बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमोसोम इज ऑलरेडी डबल्ड ड्यू टू द डबलिंग ऑफ डीएनए। हम लोग पढ़े थे इंटरफेज में, जब डीएनए डबल होता है, सिंथेसिस फेज में जब डीएनए डबल होता है तो उसी समय क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डबल हो चुका होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, ईच क्रोमोसोम अपीयर्स एज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। हर एक क्रोमोसोम इस तरह का दिखाई देता है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, जॉइंड एट द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 क्रोमैटिड्स जो रहता है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। इस तरह का ये दिखाई देता है। तो ये है पहला स्टेज, प्रोफेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आ जाइए। अच्छा, एक और पॉइंट है, स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर हम लोग पढ़े थे, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल्स जिसको बोलते हैं, बिगिंस टू फॉर्म, ये न्यूक्लियस के बाहर बनना शुरू हो जाता है। इन प्लांट्स द स्पिंडल एपरेटस और माइटोटिक स्पिंडल इज एनेस्ट्रल। यहाँ पे एस्ट्रल फाइबर नहीं होता, एक होता है एस्ट्रल। देखिएगा आप लोगों को डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ दिया ही नहीं है डायग्राम में। एस्टर्स होता है, एस्टर्स में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ये ऐसे रेज की तरह दिखाई देता है, उसको एस्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई एस्टर्स नहीं होता। इन एनिमल्स एंड ब्राउन एल्गे द माइटोटिक स्पिंडल इज एम्फीएस्ट्रल विच इंक्लूड्स 2 सिस्टर एस्टर्स इन अपोजिट पोल्स। यानी सिंपल एनिमल सेल जो होता है उसमें एस्टर्स रहता है, और जो प्लांट सेल्स है उनमें एस्टर्स नहीं होता। ओके, तो सिंपल इस पॉइंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, स्पिंडल फॉर्म होना शुरू हो जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, प्रो मेटाफेज, ये भी मेटाफेज का ही पार्ट है, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हो आप, प्रोफेज और मेटाफेज दोनों के बीच का पार्ट है ये। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रो मेटाफेज। प्रो मतलब प्रोफेज, मेटा मीन्स मेटाफेज का, और फिर फेज, प्रो मेटाफेज। पहला, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन इनटू मेम्ब्रेन वेसिकल्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पूरा सेल है, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये जब खुल जाता है तो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस का जो पार्ट्स, जितना न्यूक्लियस का जो चीज़ है वो सब बाहर निकल जाता है और ये ऐसे से फैल जाता है। ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस कन्फाइंड नहीं रहता मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है वो खुल जाता है इनटू मेम्ब्रेन वेसिकल्स एंड द क्रोमोसोम सेट फ्री। क्रोमोसोम्स पूरा अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर अटैच टू स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल, स्पिंडल से अटैच हो जाता है थ्रू काइनेटोकोर्स। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट मैच्योर ऑन ईच सेंट्रोसोमियर। कोई भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ काइनेटोकोर का मीनिंग बता रहा आप लोग को, तो काइनेटोकोर क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मैच्योर होता है हर एक सेंट्रोमियर में, यानी एक तरह से वो बनता है वहाँ पर प्रोटीन, उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के थ्रू वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, ये वाला पोर्शन सेंट्रोमियर, इसी को बोलते हैं ना हम लोग सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, तो इसी सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है, चिपक जाता है, और फिर 2 अलग अलग पोल्स में चला जाता है। तो एक पार्ट अलग पोल में चला जाता है, एक पार्ट दूसरे पोल में चला जाता है। तीसरा, न्यूक्लियोलस यहाँ डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क बॉडी होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, ये वाला गोल, ये छोटा वाला गोल न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो डार्क बॉडी है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट, मेटाफेज। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ठीक से देखना, ये दोनों पोल्स हैं जहाँ पर दोनों एस्टर्स भी रहता है, ठीक है, सेंट्रोजोम अलग अलग चला जाता है, पढ़े थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए बीच में क्रोमोसोम है, यहाँ पर सारा क्रोमोसोम है, और ये जो दिख रहा है ये सारा स्पिंडल फाइबर है। तो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से चिपक जाता है, और फिर इन लोग दोनों का जो दो पार्ट रहता है, दो अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड रहता है ना, तो वो एक पार्ट एक पोल पे चला जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे पोल पे। जैसे ये ऐसे है, तो सपोज ये पार्ट ये इस पोल पे चला गया और ये वाला पार्ट इस पोल पे चला गया, दो अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो जाता है। तो क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। सबसे पहले तो क्रोमोसोम यहाँ पर पूरा अलाइन होता है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो बीच का लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पर सब इकट्ठा होता है, लाइन से सज गया। हर एक क्रोमोसोम जो रहता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है इन शॉर्ट, एंड इट्स टू क्रोमैटिड सेपरेट। दोनों क्रोमैटिड अलग हो जाता है, एक्सेप्ट एट द सेंट्रोमियर विच हैज़ नॉट डिवाइडेड सो फार। ओके, सेंट्रोमियर से ये अलग नहीं होता, सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। सेंट्रोमियर जब स्पिंडल फाइबर के चिपकता है, सेंट्रोमियर से ही चिपक जाता है। फिर जाके दोनों क्रोमैटिड जो होता है वो जब डिवाइड होता है, तब दोनों क्रोमैटिड एक पोल पे, दोनों अलग अलग पोल पे चला जाता है। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अलाइन द क्रोमोसोम इन वन प्लेन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। फिर से काइनेटोकोर नथिंग, आप ये समझो ये सेंट्रोमियर है बस। माइक्रोट्यूब्यूल्स अलाइन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स को एक लाइन में इकट्ठा करता है इन वन प्लेन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। तो इस लाइन को, ये जो बीच वाला लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, इसी इक्वेटर वाला लाइन को ये लोग क्या बोल रहा है? मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। क्योंकि एकदम बीच में है इसीलिए इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोल रहा है। और यहाँ पर सारा क्रोमोसोम जो है पहले इकट्ठा होता है एंड देन डिवाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, व्हाट इज़ कॉन्ग्रेशन। तो जब मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होता है मेटाफेज में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पहला पॉइंट पढ़े हम लोग, जो क्रोमोसोम रहता है वो इक्वेटर की तरफ जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़े, क्रोमोसोम जो रहता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा पॉइंट पढ़े हम लोग, काइनेटोकोर यानी सेंट्रोमियर जो रहता है वो सारा क्रोमोसोम्स को एक लाइन में इकट्ठा करता है, अलाइन करता है। चौथा पॉइंट, सेंट्रोमियर लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वाइल द क्रोमोसोम आर्म्स आर डायरेक्टेड अवे। यानी इक्वेटर पे सेंट्रोमियर रहता है बीचों बीच, और उसका जो दोनों क्रोमैटिड रहता है वो अपोजिट पोल की तरफ अलग अलग दिखाई देता है। एक पोल की तरफ एक और दूसरे पोल की तरफ दूसरा। एक्सक्यूज मी, देखिए आर्म्स, क्रोमोसोम का आर्म जो रहता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर कॉल्ड ऑटो ओरिएंटेशन, अपने आप अलाइन हो जाता है। ये मेटाफेज हो गया। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में क्या क्या चेंजेस होता है? पहला, क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली। क्रोमोसोम जो रहता है वो स्प्लिट हो जाता है साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पर ये एक और ये एक, दोनों अलग हो गया ना, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये जो दोनों रहता है ये आपस में अलग हो जाता है, ठीक है, सेंट्रोमियर से अलग हो जाता है। एट दैट सेंट्रोमियर सो दैट द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है। दे आर नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम, इसको आप डॉटर क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। तो क्रोमोसोम यहाँ पर स्प्लिट हो गया। एनाफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। दूसरा, द सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल।
जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, आपस में सेपरेट हो जाता है, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये देखिए यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, दोनों एक अलग अलग पोल पे ट्रैवल कर रहा है, एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाता है। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स ऑकर्स ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल छोटा हो जाता है, ठीक है, एकदम छोटा छोटा होने लगता है, अलग होने लगता है, इसीलिए उन क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं यहाँ पर वो स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स जब शॉर्ट होने लगता है तो वो एक खींचता है पोल्स की तरफ, इसीलिए वो एक दोनों अलग अलग पोल्स पर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डॉटर क्रोमोसोम्स अपीयर वी शेप दिखाई देता है, एल शेप्ड, मेटासेंट्रिक, ये हम लोग पढ़े थे ना, सब मेटासेंट्रिक, आई शेप्ड, अलग अलग शेप का होता है सब। आर्म्स ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटर। जो आर्म रहता है, पिछला पेज में ये डायग्राम में साफ दिख रहा था, ये जो आर्म रहता है इसको आर्म बोलते हैं ना, ये आर्म रहता है, ये इक्वेटर की तरफ रहता है, ये देखिए बीचों बीच जो इक्वेटर है उसकी तरफ दिखाई देता है, तो आर्म जो रहता है हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट स्टेज 5, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, पहला, क्रोमोसोम्स रीच द पोल, क्रोमोसोम अब पोल तक पहुंच चुका है, ऑफ द स्पिंडल एंड फॉर्म टू ग्रुप, दो ग्रुप बन गया, एक तरफ एक, दूसरा तरफ दूसरा। सेकेंड पॉइंट, क्रोमोसोम्स बिगिन टू अनकॉइल। क्रोमोसोम हम लोग पढ़े थे ना, कॉइल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, अब वो क्या करता है वापस उल्टा, अब वो अनकॉइल हो रहा है, वापस थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फॉर्म अ क्रोमैटिन नेट। काइनेटोकोर जो रहता है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पर कौन है, स्पिंडल फाइबर, तो वो स्पिंडल डिसअपियर हो जाता है, अलग गायब हो जाता है। न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, न्यूक्लियर वॉल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर डार्क डेंस बॉडी होता है वो दोनों वापस आ जाता है, वापस दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म करता है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर देखिए साइटोकाइनेसिस के अंदर जो डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस, ये दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी एक ही है, तो ये साइटोप्लाज्म अब अलग होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग साइटोप्लाज्म। ओके, देखिए, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म अलग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इनटू टू सेपरेट सेल्स, दो सेपरेट सेल में। इट यूजुअली ऑकर्स इन टेलोफेज, ये टेलोफेज में होता है ज़्यादातर, along with the formation of daughter nucleus after the nuclear division. The process of cytokinesis differs in plant and animal cell. ये जो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, ये डिफरेंट होता है प्लांट में और एनिमल में। देखिए कैसे डिफरेंट होता है, यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग करके, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स बाय द अपीयरेंस ऑफ अ शैलो ग्रूव। बात समझिएगा, एनिमल सेल में यहाँ पर ये ग्रूव किसको बोलते हैं, ये ऐसे होता है, इस तरीके से दिखाई देने लगता है, यहाँ बीच में देखिए ऐसे ये दब जाता है यहाँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रूव, यहाँ पर देखिए दबेगा धीरे धीरे, तो ग्रूव और फरो भी बोलते हैं उसको। इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटर, इक्वेटर जो बीचों बीच रहता है वहाँ पर ये ग्रूव दिखाई देने लगता है। स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे ये ग्रूव डीप होता जाता है, और ये डीप होते 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 और फिर धीरे धीरे ये पूरा यहाँ से अलग हो जाता है, कट जाता है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद बीच में एक सेल प्लेट फॉर्म होता है, यहाँ प्लेट बनता है, यहाँ पर एक तो वो प्लेट धीरे धीरे डेंस हो जाता है और फिर ये दो अलग अलग सेल को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में अलग है और प्लांट सेल में अलग होता है। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज अकॉम्प्लिश्ड by the formation of phragmoplast, phragmoplast मतलब cell plate, and cell plate at the equator of the phragmoplast से ही cell plate बनता है, ठीक है, at the equator of the dividing cell. Next, यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो गया सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस पूरा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर क्या है, 87 आई थिंक, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर यहाँ से डिफरेंसेस शुरू करेंगे। ओके, चलिए।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।